आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ के इस 8वें एपिसोड में। यह बहुत ही ख़ास एपिसोड है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय चौबे। और इनके बारे में तो क्या ही तारीफ़ की जाए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने शानदार इंटेलेक्चुअल हमारे साथ हैं आज इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। सर को मैं एक एकेडमिक और जो प्रैक्टिशनर्स की दुनिया है इन दोनों के बीच के कड़ी के रूप में देखता हूँ। मैं ग्रामशी के शब्दों में इन्हें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और जीरू के शब्दों में इन्हें मैं ट्रांसफॉर्मेटिव इंटेलेक्चुअल के रूप में देखता हूँ। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। सर की पीएचडी भी इसी मुद्दे के आसपास जुड़ी हुई है जो इन्होंने न्यूपा के साथ किया है। तो हम जल्दी ही सर को सुनते हैं। और इससे पहले कि हम सर को सुने, एक मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे देना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो 10वीं क्लास में पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है उसमें चौथा चैप्टर है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। तो उसमें कास्ट को लेकर के चर्चा की गई है कि किस तरीके से कास्ट और राजनीति का जो संबंध है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की गई है। तो एक उसमें आता है कि राजनीति कास्ट को कैसे प्रभावित करती है और इसका ठीक उल्टा कि कास्ट राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। ये दो कह सकते हैं कि थोड़ा सा पेचीदा है। जो पहला वाला है कि राजनीति में कास्ट का क्या रोल है, ये बहुत डोमिनेंट है, हम सब जानते हैं, किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कि आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स चुनते हैं ध्यान में रख करके कि कहाँ पे किस पर्टिकुलर जाति के लोगों का ज़्यादा वोट है। आप देखेंगे कि वो जातिगत सेंटिमेंट्स को इवोक करने की कोशिश करते हैं अपने भाषणों में। यहाँ तक कि मंत्रालय का आवंटन जो है वो भी कास्ट सेंटिमेंट को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो ये बहुत एविडेंट है, डोमिनेंट है, हम सब जानते हैं। और ऐसा होता क्यों है, उसकी एक वजह जो है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हर वोट की कीमत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार उन तमाम तरीक़ों को इन्वेंट करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, जिससे कि वो एक एक वोट तक पहुंच सकें, उनको मोबिलाइज कर सकें अलग अलग तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट ही डिटरमाइन कर रहा है पॉलिटिक्स को। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखेंगे कि एक तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कास्ट के लोगों का डोमिनेंस हो। तो इससे मतलब आप देख सकते हैं कि वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दूसरा, अगर ऐसा है भी कहीं पे कि किसी पर्टिकुलर कास्ट में वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो सभी वोटर एक ही कैंडिडेट को वोट दें। लोगों की और भी कई पहचानें होती हैं और वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। तीसरा, कि अगर मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट में बहुत सारे लोगों की संख्या है, तो अलग अलग राजनीतिक दल उसी कास्ट के लोगों को टिकट दे देंगे। यानी कि एक ही कास्ट से चार मतलब कैंडिडेट हैं लेकिन वो अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। तो यहाँ भी आप देखिए कि वो डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि वो जीत जाएं सिर्फ अपने कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रूलिंग एमपीज और एमएलएज होते हैं वो अक्सर अपना चुनाव हार जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण किताब में दिया गया है समझाने के लिए कि सिर्फ कास्ट डिटरमाइन नहीं कर सकता है पॉलिटिकल आउटकम को, कि राजनीति से ही सब कुछ डिटरमाइन होता है। यह इस बात में सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है। और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति में ही कास्ट का दबदबा है। ठीक इसका उल्टा भी है, यानी कि जातियों में भी जो है राजनीति घुस गई है, या इसको इस तरीके से कहें कि कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। तो इसका जो एक मतलब कुछ उदाहरण जो इसके दिए हुए हैं कि आप देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता तक पहुंचा जाए, इसके लिए एक कास्ट ग्रुप जो है वो दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ अपना अलायंस फॉर्म करता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो भारत में कास्ट को लेकर के तो रहा है कि हमेशा एक कास्ट दूसरे कास्ट से दूरी मेंटेन करता है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण वो अलायंस फॉर्म करते हैं और इस तरीके से नए कॉम्बिनेशंस निकल करके आता है। न्यू कास्ट ग्रुप्स जो है वो फॉर्म होते हैं, खास करके पॉलिटिकल नज़र से अगर आप देखें तो। फॉर एग्जांपल ये जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स है, ये ट्रेडिशनल कोई कास्ट ग्रुप्स नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से इस तरीके का एक गठबंधन, इस तरीके के नए प्रयोग होते आए हैं। तो इस मुद्दे पे और भी इसके तमाम अलग अलग पहलुओं के इसका जो फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
और ऐसे तमाम सवाल कि एक टीचर के रूप में जब क्लास में हम इन टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं, इस पे हम सर से सुनते हैं। कुछ शुरुआती मिनट्स का जो ऑडियो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिसिंग है, लेकिन उसके बाद फिर सर की बातें काफ़ी डिटेल से बताई गई है, साथ में हमारे साथियों का सवाल जवाब भी रहेगा। तो मैं सर का स्वागत करता हूँ अ, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन है या जो कैटेगराइजेशन है उसको कैसे 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 बिल्ड करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, रिप्रोड्यूस करती है ना। तो राइट, राइट। ये आपका ये आपका पॉलिटिक्स हो गया वो, है ना। और तीसरा जो हम्म। पर्सपेक्टिव है, ये दोनों मानता जी। है कि ये दोनों जो है डिसजॉइंट एंटिटी है, अलग अलग है, हम्म। और दोनों हम्म। जो है मतलब इनके बीच कुछ इंटरसेक्टिंग पार्ट है ना। लेकिन बहुत राइट, दोनों के राइट। पार्ट जो है अलग अलग है। जैसे कास्ट भी कहते हैं कि इसका हम्म। हर पार्ट जो है पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसी तरह से पॉलिटिक्स में कहा जा सकता है कि इसका हर हम्म। पार्ट जो है वो मतलब कास्ट हम्म। वाले एंगल से, इसके क्लास वाले एंगल भी हैं, जेंडर भी है, रिलीजन भी, हम्म। और सारे डायमेंशन भी पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। तो ये तीन पर्सपेक्टिव हम्म। जनरली मतलब देखा जाता है थियोरेटिकली भी, और कॉमन हम्म। डिस्कोर्स को भी हम यदि कॉमन हम्म। लेक्सिकन में या डिस्कोर्स को यदि हम एनालाइज करें तो आपको चाय हम्म। की दुकान पे 15-20 लोग हैं तो उसमें 3 तरह की बात करते हुए लोग मिल जाएंगे, है ना। जी, जी, है ना? जी, जी। तो ये आपका ये है। अब मैं एक तो बात कहना हाँ। चाहूंगा कि जी। यदि पॉलिटिक्स की बात करें, यदि हम ह्यूमन इवोल्यूशन को देखें, खास करके इंडिया में ही हम देखें, तो हम्म। पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट का हिस्सा रही है। पॉलिटिक्स इन राइट। कास्ट हमेशा रही है, क्योंकि और यही कारण हम्म। है कि आपके यहाँ एक नई तरह की पूरा यूनिक हम्म। हिरार्की गढ़ी गई ऐतिहासिक काल में, जो पूरा हम्म। एक यूनिक हिराई, और जिसको थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से गुरुओं ने काफी हम्म। बेहतर डिस्क्राइब किया है। बाद में उसको डीमो ने भी लुइस हम्म। डूमो ने भी ह्यूमो हिरार्किकस में कोशिश की है। और पूरा आप हम्म। देखिएगा इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का डिस्कोर्स इसी पे हम्म। घूमता रहता है ना। तो ये राइट, हमेशा राइट। से रहा है कि किस तरह से हम एक डिवाइड करें, और किस तरह हम्म। से हम उनके बीच एक खास वर्ग जो है, आप देखिए जो समाज का हम्म। सबसे ऊंचला ऊपर का वर्ग हम्म। था, जो ब्राह्मण हम्म। क्षत्रिय, ये लोग किस तरह हम्म। से सत्ता प्रभाव को मतलब हम्म। एक ज्ञान भी एक सत्ता है ना, ज्ञान भी प्रभाव क्रिएट करता है एक तरह जी, से। जी। वो भी एक बहुत बड़ा है, जी, आपके इंटरेस्ट को ग्रेटिफाई करता है, वो भी ज्ञान प्रभाव जी, क्रिएट करता है ना। जी, तो इस जी, तरह से जी। इन दोनों ने कैसे कैप्चर किया रहा और कैसे रिप्रोड्यूस होता रहा। लेकिन राइट। लेकिन कास्ट में जो पॉलिटिक्स है, हम्म। मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट जो है ना, ये हम्म। मतलब ये रिसेंट फिनोमिना है ना। राइट, और राइट। ये आपको कॉलोनियल फेज में इसको देखा जा सकता है। कॉलोनियल फेज में हम्म। जैसे मैं इथनोग्राफी कर रहा था बिहार में ही, तो मैंने हम्म। देखा कि वहाँ 1930s में कास्ट हम्म। कंसियसनेस वाज इक्वल टू पॉलिटिकल कंसियसनेस। ओह, अच्छा। 1936 में जहाँ की हम नेशनल सॉलिडिटी की बात करते थे, हम नेशनल कंसस यूनिटी की बात करते कि हमारी चेतना जो थी एक थी, हर तरह हम्म। से एक थी, है ना। हम्म। मतलब कहीं भी हम्म। डिवाइडेड नहीं थी। यदि हम उस समय की बात हम्म। करें 90 मान लीजिए, यदि मुस्लिम लीग और बाकी में मैंने हम्म। जो एक बाइफरकेशन हुआ कंसेशनस का, वो भी हम्म। 1947 के आसपास हुआ। लेकिन ओह। 30s में हम्म। कंसेशनस तो पूरी तरह से कंसोलिडेट मानी जाती थी कि अक्रॉस द हम्म। लाइन हर जगह थी। वहां भी बहुत आपको दिलचस्प। त्रिवेणी हम्म। संघ जैसी संस्थाएं थी। त्रिवेणी संघ, हम्म। त्रिवेणी संघ में हम्म। जो 3 जातियां थी बिहार में, वो काफी ऑपरेटिव थी, और उसका प्रभाव आपको मतलब हम्म। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी था। उसमें कोयरी, जी। कुर्मी और जादव, और ये बहुत। इन तीनों की त्रिवेणी संघ ने इस तरह से वहां हम्म। एक ऐसे पॉलिटिकल मतलब माइक्रो लेवल पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट किया, और एक ऐसे हम्म। कंसिस्टेंस की बात की, और कास्ट कंसोलिडेशन हुआ। तो ये एक हम्म। बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है ना। तो तो हम ये बहुत दिलचस्प आपने बात बताई, मतलब मेरे लिए भी ये इंटरेस्टिंग है कि कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का जो एलिमेंट है वो बहुत पहले से देखा जा सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का जो एलिमेंट है वो मतलब कॉलोनियल पीरियड में उसकी जड़ों को ढूंढा जा सकता है ना। हाँ, तो ये एक बड़ा यानी दिलचस्प। आप ये कहिए कि डेमोक्रेसी के रिसोर्स और हाँ, तत्व जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होने लगे, हाँ, 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 क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं से कॉलोनियल गवर्नमेंट भी है डेमोक्रेसी के उस एलिमेंट को ला रही थी, है ना।
जी, भले जी, मुट्ठी जी। भर ला रही थी और वो एक जी। स्पेस क्रिएट कर रहा था, जहाँ की हाँ, हाँ, कॉन्शसनेस और आइडेंटिटी को एसेप्ट होने का मौका हाँ। मिले, है ना? जी, जी, नहीं, जी, जी। तो ये इस तरह से हम यदि देखें, तो हुँ, हुँ। मतलब आप हम देख सकते हैं कि फिनोमेना है। चूँकि वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, समय की हाँ। कमी है, इसलिए मैं आपको 2 मॉडल बात करूँगा। अच्छा, मतलब अच्छा, बहुत जी। शायद हम उससे परिचित होंगे। हाँ, हाँ। अब हालाँकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर हैं, हुँ, जिन्होंने हुँ। मतलब एक नई नया एपिसोड जो है हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स नहीं, सॉरी, हम क्या बात कर रहे थे? कास्ट इन आप किसी पॉलिटिक्स। हाँ, हाँ, कास्ट एंड हाँ। पॉलिटिक्स को करने की हुँ, हुँ। कोशिश की, है ना? लेकिन हुँ, 2 हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल हम आपको देंगे जो बहुत बहुत रिसेंट के एग्ज़ाम्पल हैं। एक जी, है जी। आपको काशीराम का, काशीराम हुँ। मॉडल, और हुँ, दूसरा हुँ। लालू यादव मॉडल। राइट। देखिए काशीराम जो मॉडल है, वो काशीराम कहते थे कि कास्ट आइडेंटिटी को इतना असर्टिव बना दो कि हुँ। राजनीति कास्ट के पास आए। हुँ, हुँ, हुँ। फिर से मैं दोहराता हूँ इसको, हुँ, कि हुँ। आप कहते थे कि इतना कास्ट आइडेंटिटी को असर्टिव करो, है ना? हुँ। कि हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स आपके पास आए बार्गेनिंग करने के लिए, है ना? ओह! वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ, और हाँ। ये पता है, ये पूरी तरह से आपको मतलब हुँ। आइडेंटिटी डिस्कोर्स पे आधारित था। आधारित था, जी, जी। मतलब हाँ, बहुत हुँ। फर्टाइल आइडेंटिटी डिस्कोर्स पे आधारित था। हुँ, और हुँ। दूसरा था आपका, दूसरा है लालू प्रसाद, और इसमें जो थी, इसमें हुँ, एक हुँ। तरह से जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम थी ना, वर्ण व्यवस्था थी ना, तो हुँ, उस हुँ। पिरामिड को काशीराम ने उल्टा किया था, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। आप हुँ। जस्ट सच पूछिए तो। और एक हुँ, नारा हुँ। भी उनका था कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, हुँ, 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 हुँ। मजबूत नहीं मजबूर सरकार हुँ, चाहिए, ठीक है? हुँ, और हुँ, हुँ। जातीय अस्मिता को, यानी जो कास्ट आइडेंटिटी है, उसको हुँ, एक हुँ। पॉलिटिकल, मतलब हुँ। समझिए कि हस्तक्षेप के रूप में, राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरवेंशन के रूप में उसका प्रयोग राइट। किया जाना माने यहाँ पे हुआ। बहुत आप दूसरा दिलचस्प। दूसरा जो मॉडल है, आप देखिए लालू यादव जी का हुँ। मॉडल। हुँ, हुँ। तो लालू यादव जी ने कहा कि जातियों को हुँ, इस तरह से कंसोलिडेट करो, है ना? हुँ। हुँ, हुँ। ताकि जातियों, जो जातियाँ हैं, उसका वर्चस्व जी। हो जाए राजनीति में, राजनीति में उनकी राइट, पकड़ हो जाए। तो यहाँ आप राइट। समझिए कि मतलब जाति को एक वोट बैंक में बनाने की पद्धति शुरू हुई, और जी। इनके सबसे ये या जो है आप देखेंगे, जी। परंतु जो इनमें एक खूबसूरती ये रही कि हुँ, इंटरनल हुँ। मोबिलिटी रही। हुँ, लालू हुँ, हुँ, यादव हुँ। में जो मामला ये रहा कि हुँ, हुँ। इंटरनल मोबिलिटी जो है वो बनी रही, जी। कि कुछ जी। मतलब लोग पदानों से होते रहे, है ना? जी, इनमें जी। और लेकिन दोनों किस, आप ध्यान देने की बात है, जब हम राजनीति, यदि हम हुँ, कास्ट हुँ। और पॉलिटिक्स के संबंधों को देख रहे हैं, हुँ, तो हुँ। दोनों स्थितियों में ही हुँ, ये जो हुँ। जाति व्यवस्था का जो संरचना है वो टूटती नहीं है, राइट, राइट। वो रीइन्वेंट होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आई मीन टू से दैट कि हाँ। हमेशा जब भी कास्ट का प्रयोग हुआ है, आप हुँ, ध्यान से हुँ। देखिए, कास्ट हुँ। राजनीति में आई है, कास्ट अपने नए रूप में रीइन्वेंट हुई है। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आप जो बता रहे हैं किताब में भी यही बात बताया गया है कि पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस से कास्ट जो है वो अपने आप को रीइन्वेंट करती रही है। जी, एक जी। कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ एसोसिएशंस होता रहा है। वो बड़े कास्ट के रूप में परिणत होते रहे हैं एटलीस्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। हाँ, वो नहीं ज़रूरी मैं तो, नहीं है हाँ, हाँ, नहीं मैं हाँ। ये बात, ये एक पहलू है। ये जी। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, कास्ट इन पॉलिटिक्स ने भी रीइन्वेंशन को कॉम्प्लिकेट किया है। आप समझिए कि रीइन्वेंशन तो होता रहा है, जी, कि जी। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि जैसे ही हुँ, हुँ। कास्ट का को आधार बना के राजनीति करने की कोशिश की गई, है ना? हुँ, उसने हुँ, हुँ, अपने आप हुँ। को रीइन्वेंट किया, राइट, राइट, राइट। अपने आप को रीइन्वेंट किया। जैसे आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, आप हुँ। ओबीसी की कैटेगरी ले लीजिए। हुँ, हुँ। जिस समय तक जनरली 4 ग्रुप में हमारी जाति व्यवस्था थी, 4 पिरामिड के 4, आप हुँ, हुँ। मतलब आप सेक्शंस कह सकते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और हुँ, शूद्र। हुँ। हुँ, ओबीसी में हुँ। आने के लिए कितने लोगों ने क्लेम किया। अभी भी कुछ हुँ, जातियाँ हुँ। कह रही हैं मेरे को ओबीसी में लाओ। हुँ, 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 हुँ। आप समझ रहे हैं ना? तो हुँ, किस हुँ, तरह हुँ, हुँ। से आइडेंटिटी और कॉन्शसनेस चीज़ें बन रही है, और कैसे जो हुँ, है इनकी इनकी हुँ, इनकी वॉल्यूम जो है कैसे हुँ, रीआर्टिकुलेट हुँ, होती है, और कैसे अपने आप को अपनी हुँ, हुँ, इंटेंसिटी और अपनी एजेंडा के हुँ, साथ ये पॉलिटिकल एजेंडा हुँ। के साथ ये रीअपीयर होती है।
है ना? राइट, वेरी ये ये इंटरेस्टिंग। ये हाँ। 2 मॉडल मेरे को समझ में आया था कि ये शेयर करूँ, बाकी लोग भी इसमें फिट हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, दूसरी चीज़ डेफ़िनेटली, मैं आपको डेफ़िनेटली। दूसरी थोड़ा-सा मैं हुँ, हुँ। ये इस पे बात करना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि इसमें अभी भी देखिए अभी जो इलेक्शन होने ला जा रहा है यूपी में, है ना? किस तरह हुँ, से कास्ट हुँ, को हुँ। यूज़ करने का हुँ, हुँ। प्रयास किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। हुँ, कैसे हुँ। लोग ब्राह्मण वोट को कैसे लोग आज समाजवादी नेताओं की बात आ गई है, कैसे हुँ, लोगों ने हुँ। सोशलिस्ट है हुँ। अखिलेश यादव वगैरह लोग कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें को हमें देखना चाहिए, रियलिटी है। इसमें वैल्यू हुँ, जजमेंट हुँ। करने की ज़रूरत नहीं है, ये रियलिटी राइट। है ना? एक हाँ, ड्युअलिटी हाँ। हमारे बीच में किसकी हुँ, राजनीति हुँ। हुँ। और कास्ट की एक ड्युअलिटी बन गई है। हुँ। पहले हुँ, था हुँ। कि पॉलिटिक्स इन राष्ट्र कास्ट था, हुँ। अब था कि हुँ, अब हुँ। ये कास्ट भी इक्वली जो है हुँ। एक एक हुँ, हुँ। एम्पावर होकर के और एक दूसरे के माने एक बराबर के पटल पे आकर दोनों एक दूसरे से डायलेक्टिकली एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना? तो जी, इस जी, जी। डायमेंशन को हमें समझना होगा। अब मैं वेरी थोड़ा-सा आपको इंटरेस्ट थोड़ा-सा मैं जी। थियोरेटिकल चूँकि हमारी हुँ, शिक्षक हुँ। समाज है, तो मैं थोड़ा-सा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देना अ, चाहूँगा कास्ट को हाँ, ले लेकर के। य यहाँ एक एक स रिक्वेस्ट मैं और आपसे करना चाहूँगा कि जो एक बहुत बड़ा तबका जो ख़ास करके दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रह रहे हैं शिक्षक समुदाय के और मध्य वर्गीय हैं और उनको बहुत डोमिनेंटली ऐसा लगता है कि यार आज के टाइम में भी हम जातियों की बात कर रहे हैं। ये तो इसकी बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आप थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं, तो इसको भी कहीं न कहीं एड्रेस कीजिए कि इस ये जो एक मिडल क्लास टीचर्स या मिडल क्लास के अंदर ये डायमेंशन है, जिनको लगता है कि ये अब मॉडर्न फिनोमेना के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है या फिनोमिनल नहीं है या फैशनेबल नहीं है कास्ट की बात करना। इसको कैसे मतलब एड्रेस किया जा सकता है? ठीक है, मैं इस पे बात करेंगे हम लोग। जी, देखिए जी। यदि हम पूरे थियोरेटिकल डिस्कस के देखें तो बहुत सारे थियरिस्ट हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मेरे को 4 लोग अपील करते हैं। जब मैं एक जी। समाजशास्त्र विद्यार्थी के नाते कास्ट हुँ। को और बाकी सामाजिक जीवन को और जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स हम उसको एक सबसेट के रूप में लेते हैं। हम मानते हैं कि समाज का एक एक छोटा-सा पार्ट है वो, है ना? और जी, एक जी। बड़ा सेट मानते हैं समाज को। तो मतलब एक उपव्यवस्था है, एक सब सिस्टम है, सोशल सिस्टम का एक सब सिस्टम है पॉलिटिक्स। एजुकेशन भी एक सब सिस्टम है। तो एक मॉडल है आपका जो मॉडल है आपको थियोलॉजिकल मॉडल घुरिये का। घुरिये का नाम सबने सुना होगा, बहुत ही क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने कास्ट को कहा कि एक एक जो है ये कास्ट मॉडल की ये ये एपिस्टेमोलॉजी को समझाते हैं। घुरिये जो है ज्ञान मीमांसा को समझाते हैं कास्ट की जी, और जी, जी। वो ये बताते हैं कि ये जातियाँ बनी क्यों तथा हुँ, हुँ, हुँ। एक जाति का दूसरी जाति से व्यवहार कैसा है क्यों? क्यों लोग राइट। छुआ-छूत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? और इसके पीछे हाँ, क्या हाँ। कारण है? तो हुँ, काफ़ी हुँ। एपिस्टेमोलॉजिकल हुआ। दूसरा जो आप देखेंगे लियो हुँ। ड्रूमेस जो कि होमो हिरार्चिकस रहा है, आप सब हुँ, लोग नाम हुँ। जानते होंगे जिसने पूरा कलंकित करने की कोशिश की, है ना? इंडियन हुँ, हुँ। कास्ट सिस्टम को, है ना? हुँ, हुँ। और हुँ, बहुत हुँ। मिसकंसेप्शन को प्रमोट किया और जी। पूरा कॉलोनियल एपिस्टेमोलॉजी थी जो जानबूझ करके हमें डेमोरलाइज़ करना चाह रही थी, डिमोलिश करना चाह रही थी। तो उस हुँ, कॉलोनियल हुँ। एपिस्टेमोलॉजी के वो बहुत बड़े मतलब क्या कहते हैं प्रचारक थे वो। तो ड्रूमो जी। का जो था वो उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ कास्ट के बारे हुँ, में बात हुँ। बहुत ध्यान जी, से जी। समझिए। फूरिये ने एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कास्ट की बात की है और हुँ, इन्होंने हुँ। आर्कियोलॉजी ऑफ कास्ट की बात की है। जिसमें जी, कास्ट की जी। बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक कास्ट दूसरे से कैसे व्यवहार करता है ना? एक तरह से इस पे बात की है। जी। आप एक एक हुए हैं, आपको दीपांकर गुप्ता डी स्कूल के रहे हैं स्कॉलर ये और इनइक्वालिटी पे इनका हाँ। बहुत काम है। तो दीपांकर गुप्ता का अप्रोच यदि आप देखेंगे तो मैंने हालाँकि अपने सोशल एक्सक्लूजन में भी उनको उठाया है कि जो हुँ, हुँ। ह्यूमो कहते थे होमो हिरार्चिकस में कि ये सोसाइटी जो है ना स्वभाव से ही हिरार्चिकल है। जी, यानी जी। इसके नेचर में ही ये माने इनेट है। ये ऐसा नहीं कि कालांतर में डेवलप हुई है, लेकिन अपनी शुरुआती अपने स्वभाव में ही ये हिरार्चिकस है और ये जो जी। जातीय इनइक्वालिटी है और जो अंतर है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, है ना? तो हुँ, हुँ, हुँ। दीपांकर गुप्ता ने एक एक कांसेप्ट लिया उन्होंने, हिरार्की वर्सेस डिफरेंस, है ना? राइट। हुँ, डिफरेंस हुँ। का और उन्होंने जो है प्रैग्मेटिक
मतलब आप मॉडल आप उनको कह सकते हैं। और वो उन्होंने ये बात कहा है कि भाई जी। ये तो एक रेफरेंस है। और कहते हैं कि जिस सोसाइटी में नॉलेज को ऊपर माना जाता है वहाँ पे ब्राह्मण सबसे टॉप पे होगा, जिसमें हुँ, पॉलिटिक्स हुँ। को सबसे ऊँचा माना जाता है उसमें क्षत्रिय होगा, और जी, जिसमें जी। इकोनॉमी को माना जाता है उसमें वैश्य समुदाय होगा, और जिसमें लेबर जी। को माना जाता है उसमें दलित होगा। और इस हुँ, तरह से हुँ। उन्होंने ये बात कही कि कास्ट जो है एक स्टैटिक फिनोमिना नहीं है, एक एक हुँ, चेंजिंग हुँ। है, एक चेंजिंग राइट, फिनोमिना है ना? और एक राइट, राइट। कंसेप्चुअलाइज़्ड फिनोमिना है। तो एक हुँ, अप्रोच हुँ। है ना? दूसरा राइट। अप्रोच यदि आप देखेंगे तो मतलब, और इसमें एक और अप्रोच कि फिनोलॉजिकल अप्रोच है। फिनोलॉजिकल हुँ, अप्रोच ये बात करता है कि आप हुँ। टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन और टेक्सुअल कमेंट्री में मत जाइए हुँ, कि हुँ, घुरिये ने हुँ। क्या लिखा, दीपांकर जी ने क्या लिखा, है ना? और हुँ, हुँ। कैसे रिसर्चर ने क्या लिखा। हुँ। आखिर आप गाँव में जाके देखिए, शहरों में जाके देखिए, ये कास्ट कैसे काम कर रहा है। आप राइट। पॉलिटिकल फील्ड में जाके देखिए कास्ट कैसे काम कर रहा है। आप पार्लियामेंट में कोई भी, पार्लियामेंट के बाहर किसी भी एम स सांसद से आप कहिएगा कि भाई आप हुँ, जो हुँ। है, आप कास्ट के नाम पे उसको कभी भी ऑब्जर्व मत कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा, आप अपैरेंटली उससे इंटरैक्ट करते हुए। लेकिन जब जी। पॉलिटिकल एलियनेशन की बात हो रही है, अलायंस करने की बात होगी, है ना? अपने हुँ। साथ 2-4 लोगों की बात होगी, तो पहला एक्सिस उसका जाति ज़रूर होगा, या जी, एक एक्सिस जी। ज़रूर होगा उसका जाति, इसके इंटरैक्शन का, है ना? तो इस तरह राइट, से वो राइट। कहता है कि कैसे कास्ट ऑपरेट करता है। अच्छा, कास्ट हमेशा एंटागोनिस्टिक नहीं होता है। कास्टीय जो डिफरेंसेज है, वो एक दूसरे के सहयोग भी करता है। गाँव में जाके देखिए, वो एक हुँ। ऐसा, है ना, एक चांस, हुँ, हुँ। मतलब एक स्पेस आता है जहाँ की सब लोग, बिल्कुल सभी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और लोग सहयोग के काम करते हैं। तो ये भी एक जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको भी समझना ज़रूरी है। और इसमें हुँ, दीपांकर हुँ। गुप्ता बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रूट कैरेक्टर कास्ट का बनाया। एक हुँ, एक हुँ, जो हुँ। आप कह सकते हो क्रिटिकल स्कूल में बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन मैं जी। कांचा इलाहिया को इसमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेता हूँ, है ना? जी, उनके जी, पास जी। वाल्मीकि भी थे, और हुँ, कांचा हुँ। इलाहिया ने कास्ट के हिरार्किकल फ्रेमवर्क को और हेजेमनी को पूरी तरह से चैलेंज किया है ना? जी, जी, तो इसको जी। भी समझने की ज़रूरत है। एक नया जो हुँ। फ्रेमवर्क है वो आपका है कि हुँ, हुँ। मतलब कास्ट को जनरली हम कैटेगोरिकल इनइक्वालिटी के रूप में देखते हैं, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। न्यू यहाँ पे जो ये जो कैटेगरिकल इनइक्वालिटी है, हुँ, उसको हुँ। देखने का नज़रिया ये था कि भाई ये कैटेगरी का है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, और इसमें डिवीज़न है। लेकिन ये कैटेगरिकल इनइक्वालिटी का जो कांसेप्ट है, और आप देखेंगे तो वेस्ट में भी इस पे चैलेंज हुआ है। क्लास पे बहुत ज़बरदस्त ये होमोजेनियस कैटेगरी है ना? हुँ, तो वो हुँ, हुँ। कहता है कि जो इंट्रा जो पर्सपेक्टिव है, तो न्यू इनइक्वालिटी फ्रेमवर्क भी है कास्ट का, है ना? खास हुँ, करके हुँ। मैंने अपने रिसर्च में हम लोगों ने इसे अपनाया है कि कैसे जी। आप कास्ट के अंदर के आप वेरिएशंस को देखेंगे, और वहाँ पे हुँ, हुँ। कैसे आप अपॉर्च्युनिटी होर्डिंग और पॉलिटिक्स को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हुँ। अफर्मेटिव एक्शन को ही ले लीजिए, है ना? आप जी। अफर्मेटिव एक्शन को लीजिए, और किस हुँ, तरह से हुँ। मार्केट ने, एजुकेशनल मार्केट ने कुछ हुँ। सो कॉल्ड दलित समुदाय के और सो कॉल्ड ओबीसी के लोगों को अपनी हुँ, हुँ। अपॉर्चुनिटी को होल्ड करने के में फैसिलिटेट किया है ना? हुँ, तो इसको हुँ, भी हुँ। समझने की ज़रूरत है। तो ये एक न्यू है, और इन्हीं जी। फ्रेमवर्क के इंटरसेक्शनैलिटी में ही हम कास्ट और हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स के संबंधों को समझ सकते हैं, है ना? अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। अपनी जी, जी। लास्ट जो बात कहूँगा, लास्ट जो इसके बारे में, कि जी। जो सिग्निफिकेंट है, जो कंटेम्परेरी है, कि हम यदि एक हुँ, बात देखें, तो हुँ, इनहेरिटेड हमारी जो कास्ट आइडेंटिटी है, मतलब हुँ। इनहेरिटेड है ना? जी, और जी। और ये मतलब समझिए कि अपैरेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन की 5th पॉपुलेशन जो है, हुँ, उसकी हुँ। उसके लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है लाइफ अपॉर्च्युनिटी का कास्ट, है ना? राइट, राइट। लेकिन इट हैज़ नॉट बीन गिवन सम सिग्निफिकेंस इन द ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी। आप हुँ, जब भी हुँ, हुँ। ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी को देखेंगे, तो वो हुँ, आपको पॉलिसी डिबेट्स जेंडर, रेस, हुँ, एज, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, रिलीजन हुँ। एंड अदर आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के होता है। लेकिन हमारे राइट। को मतलब ये कास्ट को नहीं मिला है। हुँ, यदि आप हुँ, हुँ। रिव्यू करते हैं, आप यदि हुँ। रिव्यू करते हैं सवाल को, मतलब रिलेटेड लिटरेचर को, और वहाँ जी। आप पूछते हैं कि व्हाई एड्रेसिंग कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट हुँ, फीचर इन द इंटरगवर्नमेंटल जो हुँ, हुँ, नेशनल लेवल पे है, हुँ, अ, हुँ, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, हुँ, हुँ, तो पता है हुँ। क्या है? और इंडिया में यदि हम इंडिया के केस में इसको देखते हैं,
तो हम जी। पाते हैं कि कास्ट को हमने एक आर्काइक सिस्टम के रूप में लिया, आर्काइक, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, और सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। हुँ, हमने हुँ, आज नहीं माना है, आज हम नहीं मानते हैं कि कास्ट आज में इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। हुँ, हुँ, हम क्या मान रहे हैं कि हुँ, कास्ट इनइक्वालिटी तो पहले थी, आज तो सब कुछ ठीक था। हम बिल्कुल, आप जो अपने दोस्त की बात कर रहे थे ना मिडिल क्लास लोगों की, हम ये हाँ, मानते हैं कि हाँ, हमारा तो आज कास्टिस्ट बिहेवियर ही नहीं है। हम कास्ट में हाँ, हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स खेलते ही नहीं है, कास्ट में हम डिवीजन ही नहीं रखते हैं, है ना? हम कास्ट हाँ, में हाँ, उन लोगों से रिलेट करते हैं, है ना? लेकिन क्या वो शादियाँ हाँ, ट्रांस कास्ट में करते हैं, दूसरे कास्ट में नहीं, करते हैं, है ना? तो नहीं, मतलब ये नहीं बहुत सारी करते। चीज़ें हैं, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग, जी, है ना? जी, तो जी, आप जी, एक बात जी। समझिए कि ये जो है कि मतलब वही है कि सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज हम मानते हैं। और हुँ, उसके लिए हुँ, हमने क्या किया है, कंपनसेशन हमने थ्रू अफर्मेटिव एक्शन इन अ हुँ, वे। हुँ, हुँ, और इस तरह से हम क्या करते हैं, दिस वे वी आर हुँ, ओवरलुकिंग इट्स continuing राइट, importance as a structure of advantage and discrimination in the modern economy, स्पेशली राइट, पोस्ट लिबरेशन, कि हम इसको, हमारी आदत हुँ, हो गई है खास करके जो पोस्ट हुँ, लिबरेशन फेज में, जहाँ की हुँ, कास्ट हुँ, को इंडिया में भी आप देखेंगे, इंडिया में भी जो खास करके जो हमारे यहाँ न्यू राइट डिस्कोर्स है ना? हुँ, हुँ, न्यू राइट पॉलिटिकल रेजिम है, आप हुँ, कास्ट को मानती ही नहीं है, कास्ट को एक मतलब कोई फैक्टर नहीं मानती है, बल्कि कास्ट पॉलिटिक्स जो करते हैं उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है ना? राइट, वो अपने राइट, अपने अधिकार को, अपने डिसएडवांटेज को ऊपर नहीं ला सकते, है ना? तो इस तरह हाँ, से उन्होंने मान लिया कि ये तो अतीत में हुई की हुई गलती है, अब हम हुँ, कास्टिस्ट नहीं है। इसलिए हम हुँ, उसको हुँ, ठीक करने के लिए हमने अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन और बाकी चीज़ें तो हमने स्कॉलरशिप तो कर ही दी है, अब करने की हुँ, ज़रूरत हुँ, ही नहीं है। ये सबसे हुँ, बड़ा हुँ, एक मिसकंसेप्चुअलाइज़ेशन है और सबसे हुँ, बड़ा हुँ, आप ये कहिए कि एक हुँ, रिफाइंड फिनोमेना है, रिफाइंड, राइट, राइट, REIFIED, रिफाइंड का मतलब उसको ऐसे हुँ, थप दिया गया है कि आपको बाहर से देखने में सब कुछ ठीक दिख रहा है ना? हुँ, 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 हुँ। तो यानी लेक एक ह्यूमनाइज़ हो गई। जी। जी, लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। 2000 यानी कि 14 के आसपास जब लगा कि कोलिशन एरा खत्म हो रहा है और वो जो आपने शुरुआत में एक ज़िक्र किया कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए वाली बात जो थी। उसके बाद मैं आज आज भी जा रहा था जब सड़कों पे तो मैं देख रहा हूँ बड़े-बड़े बैनर्स लगे हुए हैं जहाँ पे लग लिखा हुआ है कि 27 ओबीसी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कांग्रेस को तो बधाई, दिस हाँ। इज सो फेनोमेनल कि इतना पावरफुली तरीके से जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो जो है अपने आप को असर्ट कर रही है एक ऐसे टाइम में जब वही मिडिल क्लास जो कहता है कि यार कास्ट की क्यों बात करनी है नहीं, सटल रूप उसी में, के आप हाँ सटल रूप हाँ में आप एक बात समझिए कि हमारी हाँ माने सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में कास्ट है। कास्ट हाँ हमारी जीन्स में है। हम्म। आप इसी मतलब यदि हम ऐसे स्टेटमेंट शायद नहीं देना चाहिए, है ना? लेकिन हम यदि हम्म ऐसे लोग जो सच्चाई को मतलब उसको हम्म रिफाई कर रहे हैं और उसके हम्म लिए करना। तो यदि हम बॉडी ऑफ लिटरेचर्स को देखें, एंथ्रोपोलॉजी को, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को, है ना? तो एक हम्म हम देखते हैं कि और मॉडर्न लाइफ, कास्ट की मॉडर्न आधुनिक जीवन क्या है उसको हम देखते हैं। तो हम्म पता है क्वेश्चन एक आता है कि caste and हम्म social hierarchy, role of हम्म caste in a post-liberalization, rural inequality in urban हम्म social market and in business economy, and effects of राइट पॉलिसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन पब्लिक सेक्टर। यानी मान लीजिए अब हम्म सरकारी में तो नौकरी उनको दे रहे हैं रिजर्वेशन में, पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है, ये सारी हम्म चीजें कास्ट को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोशल हम्म इंस्टीट्यूशन के और फ्रेम के रूप में, रियलिटी के रूप में हमारे सामने रखती है ना? और राइट इसमें राइट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम्म हम यदि इसको ध्यान से देखें तो हम्म मैं अब कंक्लूड करूंगा कि जी कास्ट जो जी है ये एक अपीयर, एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस के रूप में एक अपीयर होता है। हम्म साइमल्टेनियसली आपको लगता है कि वीकेनिंग हो रही है, हम्म बट रिवाइव्ड बाय करंट हम्म पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस, है ना? ये राइट कॉम्प्लेक्स राइट दिस इज इंस्टीट्यूशंस के वेरी लिए, इंटरेस्टिंग जैसे तो आपने कहा ये ना कि कुछ लोगों को लगता है हाँ कि वीकनिंग हो रही है, कमजोर हो रहा है, लेकिन आप यदि हाँ हाँ देखेंगे तो ये रिवाइव भी हो रही है और बहुत सटली एग्जैक्ट रिवाइव हो रही है बाय द करंट हाँ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। एंड कास्ट राइट इफेक्ट्स आर नॉट लोकलाइज्ड, लोकल नेशनल, ऐसा नहीं है। हम्म दे ट्रेवल फ्रॉम हम्म विलेज टू द सिटी हम्म एंड हम्म इन ऑल लगभग वर्चुअल स्पेस हम्म आल्सो। एंड हाँ मार्केट में तो खास करके और भी
आप देखेंगे हाँ, कास्ट इट्स आल्सो परसिस्ट इन द एज ऑफ हाँ, मार्केट इकोनॉमी बिकॉज ऑफ राइट, हिज एडवांटेज कैसे? तो इस हुँ, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड अपॉर्चुनिटी होल्डिंग फॉर अदर्स कि जो राइट, कास्ट राइट, डिस्क्रिमिनेशन है, आप देखिए जात के आधार पे भी होता है, इंटर हुँ, जात में भी होता है। आप देखिए दलित हुँ, में भी मैंने स्टडी किया था, दलित में जो और बिहार में महादलित कैटेगरी बनानी हुँ, पड़ी, उनको हुँ, प्रोटेक्ट करने हुँ, के लिए, महादलित की राइट, कैटेगरी बनानी पड़ी। तो हुँ, हुँ, और ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी हुँ, हुँ, होल्डिंग फॉर अदर एंड सीट ऑफ द हुँ, एडवांसमेंट, यदि सबऑर्डिनेट ग्रुप पे एडवांसमेंट की तरफ जाता है, तो राइट, एक तरह से ही मतलब इट प्रोवोक ह्यूमिलिएटिंग हुँ, वायलेंस अगेंस्ट देम राइट, और एक राइट, एक वो अपने आप के प्रति जो है एक हुँ, हुँ, ह्यूमिलिएटिंग वायलेंस वो हुँ, करता है। तो ये क्या है ये? अच्छा, आप हुँ, देखिए हुँ, कैसे होता है ह्यूमिलिएटिंग वायलेंस। यदि आप हुँ, दलित हैं, आपको लोग हुँ, जान जाते हैं, तो मैंने दिल्ली हुँ, के सरकारी स्कूलों में देखा है कि लोग हुँ, यदि पता लग गया कि दलित है तो आप उसके हाथ की चाय बनाना नहीं पीते हैं। अभी भी ये चलता है। ओह! लोग अच्छा, पार्टियाँ करेंगे, अच्छा, मिठाइयाँ बाँटते हुए नहीं, ये तो इसका लाइव मैं ये रहा हूँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, यहाँ भी हुँ, होता है। तो यदि आपको हुँ, पता लग गया कि ये दलित है, तो किस तरह से उसका अदरिंग होती है, किस तरह से हुँ, उसको मतलब आप चूँकि हमारे देश का कानून किसी को भी हुँ, प्रत्यक्ष रूप से तो मना नहीं करता कि आप उसमें भेदभाव करें, लेकिन हुँ, हम माने हम भेदभाव करते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। कहीं न कहीं से हमारे राइट, पास ये चीज़ें होती है। राइट, थैंक यू, राइट और ये थैंक यू, काफ़ी बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू, सर इतना शानदार और मतलब जब आप आज पहली बार इसमें आए और बोल रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि आपके बिना जो हम लोगों की बातचीत होती है वो कितनी सतही लेवल की रहता है और जब आज थैंक आप आए और इस मुद्दे पे रखे हैं तो किस तरीके से एक लार्जर डीपर कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको जोड़कर हम लोगों के सामने रखे हैं। हमारे पास थैंक यू वेरी एकदम अलग-अलग सब्जेक्ट बैकग्राउंड से लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अगर कुछ आपसे पूछना चाहें इस मुद्दे को चूँकि भले ही वो सोशल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसा सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ वो इन मुद्दों से रूबरू होते हैं स्कूलों में बच्चों के साथ, अपने आस-पास। तो अगर वो कुछ पूछना चाहें तो वो स्पीकर राइट के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी है वो अगर कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ वेलकम। कोई भी आप में से। मोनिका जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने आपको स्पीकर राइट भेजा है। एनीवन? अच्छा, हाँ। जी, पारुल अब आप बोल सकती हैं। पारुल आप सुन रही हैं तो अब आप बोल सकती हैं प्लीज़। पारुल अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अब आप बोल सकती हैं। अच्छा, कपिला जी, कपिला आप बोल सकती हैं अब। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, कपिला अब आ रही आप है। हाँ, हाँ, कपिला आप प्लीज़ बोल सकती हैं, आपको मैंने स्पीकर राइट अभी-अभी दिया है। पारुल आप भी बोल सकती हैं। हेलो, मेरी आवाज़ हाँ, हाँ, सुनाई हाँ। दे हाँ, 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 आ रही है। थैंक यू ये टॉपिक लेने के लिए और थैंक यू सर इसके बारे में इतनी डिटेल बात करने के लिए। तो जो भी ये हमने बात की उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूँगी कि टीचर ट्रेनिंग में या टीचर एजुकेशन में इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है विद स्पेशल रेफरेंस टू टीचर्स पर्सनल बिलीव्स रिगार्डिंग कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अच्छा मैं बोलूँ? जी, 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 बोलिए सर। ओके, ओके। देखिए, टीचर ट्रेनिंग नहीं, पहले टीचर के लेवल में बात करता हूँ। टीचर हुँ, के लेवल हुँ, पे एक ही रास्ता हमारे पास है, कंसर्टाइज़ेशन। हुँ, कंसर्टाइज़ेशन मीन्स हम कि खुद रिफ्लेक्ट करें। हुँ, हमेशा हुँ, कॉन्शियस होकर के हम मतलब विचार बुनें और हुँ, कोई हुँ, अपना एक्शन लें, है ना? हुँ, और हुँ, हुँ, आपको टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए टीचर एजुकेटर को क्या करना होगा कि हुँ, ऐसा हुँ, एक मॉड्यूल डेवलप करना होगा
जो कि टीचर सवाल पूछे, टीचर सवाल राइट। पूछे और सवाल अपने से भी पूछे, दूसरे से भी पूछे, है ना? और उसमें मतलब ऐसा जब क्रिटिकल कंसिस्टेंस होगा तो उसकी 2 फलक होती है। वो केवल बाहर की दुनिया को नहीं एग्ज़ामिन करता, खुद को भी एग्ज़ामिन करता है। तो राइट। ये एजेंसी जो है क्रिटिकल कंसिस्टेंस की एजेंसी मतलब हमें वो इक्विप करना होगा। उसके लिए उनको एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें कि इसकी तैयारी की जा सके। अदरवाइज़ राइट। जो जैसे मान लीजिए आप ब्यूरोक्रेसी से पूछेंगे, तो कहेंगे बनाएँगे कि कोड ऑफ कंडक्ट बना दो। यदि कोई टीचर किसी को कुछ कहेगा, तो ऐसा तो कोई टीचर नहीं कहता अपैरेंटली, है ना? अपैरेंटली कोई नहीं करता। मान लीजिए हमारे यहाँ कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया, तो लोग डंडा उठा के नहीं कूदते। लेकिन जो राइट। साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक वायलेंस होता है और एक बच्चे का मोरल जितना टूटे उसमें तो उसका शरीर टूटता था। लेकिन अब तो टीचर उसकी मोरल को और उसके कॉन्फिडेंस को इतना इंज्यूर्ड कर देते हैं कि पूरा जीवन नहीं राइट। खड़ा हो पाता है बच्चा। इग्नोरेंस का राइट। शिकार हो जाता है वो, ना? तो ये चीज़ें जो है मतलब पेडागोगिकल एंगल से आप देखें तो खुद उसको इक्विप किया जाना चाहिए और खुद प्रैक्टिसाइज़ करना चाहिए इसको। क्योंकि ट्रू। उसको खुद अनलर्न करने की ज़रूरत है और एक दिन से नहीं होगा। मैं भी आज इस पे बोल रहा हूँ और इसको इसको रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, आप एक बात समझिए कि ये मोरल हुआ क्या है ना कि जो मोरल डॉक्ट्रिन है ना, उसने पेडागोगी का बहुत सत्यानाश किया है। तो मानो एक्जिस्टेंस को ओंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें लेना होगा कि जो है वो है, उसको हमें कैसे निपटना है। हम कैसे एक नॉन वायलेंट स्पेस हमें बनाना है। कैसे एक ऐसा स्पेस बुनना है जो कि इंक्लूसिव हो। जहाँ की हर व्यक्ति को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो कल्चरल बैगेज उसको एक रिस्पेक्ट मिले, है ना? राइट। राइट। क्रिटिकल राइट। कंसिस्टेंस जो है कंसिस्टाइजेशन इज द ओनली वे टू नेगोशिएट दिस डेफिसिट। वेरी इंटरेस्टिंग। विकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास, पारुल, आप में से कोई भी? May I? हाँ, श्योर मालती। Yeah, good evening everyone. First of all, thank you sir. आपने बहुत अच्छे से बहुत नई चीज़ों के बारे में पता चला। सर एज अ टीचर जब मैं इसको पढ़ाती थी क्लास में इस टॉपिक को तो फिर रिजर्वेशन के ऊपर भी बात आती है। तो अब बच्चे भी क्लास में दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट जनरल कैटेगरी के भी हैं, सब हैं एससी, एसटीज़, ओबीसीज़। तो अब जब इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होने लगता था तो कई बार बच्चे जो जनरल कैटेगरी वाले होते थे, कभी कुछ डिबेट के फॉर्म में जब बात पहुंच जाती थी तो वो उन्हें लगता था कि भाई मैम फिर हम तो डिसएडवांटेज में हो गए ना। तो इन द सेंस कि अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अब कम हो रहा है और जो हायर कास्ट लोग हैं उनके मन में ऐसी फीलिंग्स नहीं है, एजुकेटेड लोग जो हैं, बिकॉज कितने लोगों के घर जो हेल्प्स हैं वो लोअर कास्ट से होती हैं और उनके हाथ से वो खाना भी बनवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अनलेस एंड अनटिल मतलब मेन क्राइटेरिया रहता है हाइजीन का, नॉट दिस। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो एक अलग तरह का गुस्सा है जनरल कैटेगरी के लिए कि जब जो क्रीमी लेयर है उसको भी बेनिफिट्स जो हैं मिल रहे हैं एंड इसका क्या वे आउट है। जब 10 इयर्स के बाद रिव्यू करने की बात हुई थी तो वो 10 इयर्स के बाद चलता ही जा रहा है और अब मतलब क्या ये चलेगा ही हमारी कंट्री में। बच्चे बोलते हैं मैम ये कब तक रहेगा तो हमें तो हायर कास्ट में होने से ज़्यादा डिसएडवांटेज है, इससे अच्छा तो मैम काश मैं ओबीसी होता, काश मैं एससी होता। तो इस तरह की बातों का कई बार बच्चों को मुझे समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ। सर, आप जवाब देना चाहेंगे? कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि हाँ, इसको पूछा जाता है बहुत ही मतलब बच्चों के सेंसिटिव है द्वारा भी और टीचर के द्वारा क्योंकि भी। जी। क्योंकि ये सेक्टोरियन है। मतलब ये सवाल ही आपको डिवीजन और इनइक्वालिटी पे बेस्ड है ना। हम्म। क्योंकि देखिए आप अच्छा जो आप एक बात कह रही है ना कि हम्म। इनइक्वालिटी जो आपको डिसअपियर दिखती है। देखिए हम्म। इनइक्वालिटी जो था वो अनटचेबिलिटी के मामले में तो कम हुआ है। हम्म। मतलब पढ़े लिखे लोग ये नहीं देखते हैं, उनके साथ थाली में खा भी लेते हैं, उनका टच क्या भी आप लोग होता है। मालती जी की ठीक है, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा होता है, यस। ऐसा होता है। हेलो। हम्म।
जी, 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 आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी हाँ, सर, आई हाँ कैन हियर। संजय, आवाज सुन रहे हैं? हुँ, ठीक है, तो उसमें जो है, उसके बाद क्या है कि भाई मतलब ये अनटचेबिलिटी थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है उसके आधार पे, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, आप देखिएगा वो भी नहीं होगी, रीइन्वेंट होगी, कैसे कोविड में रीइन्वेंट होती है ना? हुँ, कोविड हुँ, में हुँ, कैसे रीइन्वेंट होती है अनटचेबिलिटी। तो ये, हुँ, लेकिन यदि आप एक बात कह रही हैं कि कैसे हम समझाएं, तो देखिए, हुँ, उसको समझाने का तरीका ये है कि मेरे को लगता है कि एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं कि हम हुँ, उन बच्चों को जो ऐसा कह रहे हैं उनको थोड़ा सा, वो क्या है हुँ, उनको समझाना होगा कि आप हुँ, ब्राह्मण हुँ, हो, आप हुँ, ब्राह्मण हो तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको प्रिविलेज नहीं है? आप हुँ, आपको आप यदि देखोगे कि ब्राह्मण जो हिस्टोरिकली आपका एक हिस्टोरिकल पास्ट है ना? जो कि हिस्टोरिकल आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा होता है। उनका जो हुँ, पास्ट है ना? कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे पूर्वज ऐसे थे, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस तरह से काम करता रहा, है ना? तो एक एक जो आपके अंदर एक एक जो आता है, जो एक एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है, एक एक जो क्या कहते हैं, एक मनोबल जो आपका ऊँचा होता है, तो हिस्टोरिकल जो मतलब ऐसा था, ये तो एक्सेप्ट वो भी करेंगे कि हिस्टोरिकली कुछ ऐसा हुआ है जहाँ की डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जहाँ की पोलराइज़ेशन हुआ है और जहाँ के कुछ लोगों को डिसएडवांटेज पोज़ीशन में पहुँचाया गया है, जहाँ किसी को ह्यूमनाइज़ किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है, ये तो माना गया है। अब जी, सवाल ये है कि जी, कोई भी ऐसा राष्ट्र जो कि डेमोक्रेटिक राष्ट्र हुआ, उसने क्या किया कि उसने इसको रियलाइज़ किया और कहा कि भाई यदि हम इस ओपन कॉम्पिटिशन में उनको छोड़ देंगे, तो कम्पीट नहीं कर पाएँगे, वो कम्पीट नहीं राइट, करेंगे। राइट, तो इनको हमें करने के लिए क्या करना होगा, कम्पेंसेट करने के लिए हमें प्रोटेक्ट माने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत हमें उनको रिजर्वेशन देना होगा। यानी हम प्रोटेक्ट करने के लिए उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, एक को प्रोटेक्ट हुँ, कर रही है, फेवर कर रही है। हुँ, इसलिए ताकि उसको प्रोटेक्ट करना है कि वो सबके इक्वल फुटिंग पे आके वो कर सके, है ना? अब रही बात कि ये बात सही है कि भाई ये रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू क्यों नहीं किया जा रहा है ना? इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। हम ये नहीं, और रिव्यू केवल इसके लिए नहीं होना चाहिए कि भाई इसको समाप्त कर दें। रिव्यू इसलिए होना चाहिए कि इसका जो हमने सोचा था कि 10 साल में हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसकी स्टडी हो और फिर इसको आर्टिकुलेट करें। और जब तक सबको, जैसे अभी 10% आरक्षण की बात हुई, तो कुछ लोगों ने इसको वेलकम किया। तो इसपे भी एक मतलब समाज में डिबेट हो और लोग इसके आधार पर राजनीति वोट दें। वोट देते समय अ, तो ऐसा करते नहीं है वो। वोट देते और समय तो मैं कभी भी ये मुद्दा नहीं जी, रहता, रिज़र्वेशन कभी किसी का मुद्दा नहीं रहता। ख़ास करके जी, जो जी, अग्रणी मतलब जो लोग हुँ, इसके विरोध में हैं, वो एक डिबेट हुँ, शुरू कराएँ। तब पॉलिटिकल पार्टियाँ भी अपने मैनिफेस्टो में अपना एक 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 फ्रेमवर्क लेके आएँगी, कैसे होगा। एक डिबेट तो छेड़ा जाए, एकेडमिक स्पेस पे हाँ। भी आएँगे, है ना? और मुझे लगता है सर कि आज भी आपके साथ जब हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षकों के बीच खास करके और मैं तो मानता हूँ कि ये एकेडमिक वर्ल्ड की एक नाकामयाबी है कि वो इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी ये लगता है, ये कहीं मन में आता है कि देखो है मेरे जैसा ही पैसा है, क्रीमी लेयर में है, फिर भी रिजर्वेशन। तो वहाँ ये 2 जो फैक्टर है सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल हाँ, ये लोग अकाउंट नहीं कर पाते हैं कि किसी के पास पैसा तो है लेकिन सोशल एंड कल्चरल कैपिटल नहीं है। तो इस मामले में वो फिर बहुत पीछे हो गया। वहीं एक और इसका एंगल है कि रिजर्वेशन इज आल्सो अबाउट रिप्रेजेंटेशन कि अलग-अलग मतलब सरकारी कामों में, अलग-अलग संस्थानों में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो यह भी रिजर्वेशन के ज़रिए एंश्योर हो पाता है। तो आई मीन सिर्फ इसको इस एंगल से देखना कि मेरिट वाले एक तो मेरिट हाँ, का उसको डिबेट ही अपने आप में हाँ। ये तो संविधान बन रहा था और संविधान में भी है ना कि इक्वल प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, है ना? कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन का है ना प्रिंसिपल, है ना? कि सभी को नहीं, हेलो? जी, जी, जी। यस सर, यस। हाँ, तो यस सर। ये बिल्कुल ये भी एक क्राइटेरिया है। तो अच्छा, हुँ, हमारा मुल्क ही नहीं, आप हमारे देश में ही नहीं, हुँ, ये हुँ, पॉलिसी जो है हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। आप हुँ, देखिएगा, हुँ। हर जगह इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रेशियल इनइक्वालिटी आप देखिए वहाँ पे भी यूज़ होता है ये। लेकिन सवाल है कि वो सोसाइटी जो है ना, ओपनली ट्रांस आइडियोलॉजिकल स्पेस में जाके, ट्रांस सेक्टोरियल स्पेस में जाकर के इसको हुँ, डिबेट हुँ। करती है, उसको डिस्कोर्स करती है ना? जी, और तब क्या जी। होता है, वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में राजनीतिक पार्टियाँ लेती है।
हमारे यहाँ क्या हाँ। होता है कि हमारे यहाँ हम्म सोशल इश्यूज बनता है, पॉलिटिकल इश्यूज पहले बनती है और सामाजिक हम्म विचार व्यवहार का भी इशू बाद में बनता है ना। हम्म। तो ये तो आई दिक्कत है थिंक कि ये इन पॉलिटिकल सभी देश में, आप बाकी इसमें मुल्कों में आप देखिए एक थियरी क्या डिफरेंस है कि हमारे देश हम्म में सामाजिक चेंज पहले पहले पॉलिटिकल चेंज आता है तो सामाजिक हम्म बदलाव होता है। वेस्टर्न के राइट राइट मुल्कों में पहले सामाजिक बदलाव आता है तब राजनीतिक बदलाव आता है। तो राइट राइट ये हमें समझना होगा। इस पीढ़ी को, हमें हम्म। जो टीचर उस पीढ़ी को बताना होगा कि ये समस्या इतनी आसान नहीं है, इसलिए पेशेंस होने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको दायित्व निभाना होगा, आपको हम्म खड़ा होकर के लीड करना होगा, चाहे एक राजनीतिक हम्म के रूप में, स्कॉलर के रूप में, सोशल मतलब आंदोलनकारी के रूप में आप कुछ न कुछ भूमिका आपको निभानी होगी। जी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक बिना कोई पोजीशन लिए इस मामले पे, अगर मतलब आप कोई एक पोजीशन ले लेते हैं तो फिर हम शायद ओपनली फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे इस तरीके के मुद्दों के आसपास डिस्कशन नहीं, क्लासरूम्स में आप बच्चों एक के बात साथ। समझिए ना, आप एक बात हाँ समझिए कि जी ये यही तो क्षमता डेवलप करनी है हमें, क्रिटिकल जी कंसिस्टेंस यहीं से होगा। एक जी टीचर जी पहले पोजीशन लेना है ऐसा, सबसे पहले हम्म। तो टीचर को ही लेना होगा पोजीशन। हाँ नहीं अब नहीं, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पोजीशन से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जी जी के बीच डिबेट रहा। ये कुछ हाँ ऐसे पेरेनियल मतलब डिस्प्यूट है, इसको मैं जी पेरेनियल कहूंगा, क्लासिकल डिस्प्यूट है ना, कि जी जिसे जी मतलब आप समझिए कि लगभग एक समझिए कितना लंबा समय हुआ, तो लगभग एक सहमति है, यानी दूसरे हम्म। पक्ष की व्यापक लोगों की एक सहमति है। तब देखिए आज कोई हम्म वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं हुआ है ना। तो हम्म उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि एक सहमति बनाए, उधर के भी हम्म लोग हैं उनको भी कंसर्टाइज करें कि भाई अब कितने हम्म दिन तक आप लोग लेंगे, जो क्रीमी लेयर वाले हैं, और आप हम्म लोग अपने आप को विड्रॉ करें। बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं उसके, है ना। जी जी उसको जी जी रिविजिट और मतलब री क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट करने की जरूरत हम्म। इसमें हाँ हाँ विकास। थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर, आपने तो पूरा ही विस्तृत तरीके से बताया। और आपकी ही बात को जब मैं सुन रहा था तो मुझे हिस्ट्री में कुछ चीजें याद आई कि कैसे 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म में पहले तो सांप्रदायिक आधार पे, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया, उसमें जातीय आधार पर समाज को पूरी तरीके से बांटने की कोशिश की गई। फूट डालो और शासन करो का ये जो नारा था, ये जो मेंटालिटी थी, कहीं ना कहीं जो ये टॉपिक है, ये 1947 में जब हम आजाद हुए और एक इंडियन भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई, 50 में संविधान हमारा लागू हुआ, तो ऐसी प्रवृत्तियों को जैसे कि आपने कहा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन से हमें आगे लाना था। एक समय के बाद इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की अपेक्षा करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 1909 की मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड के जो बीज थे वो इतने ज्यादा सशक्त थे कि आज उसकी परिणति दो रूपों में हम देख रहे हैं। एक तो रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के रूप में, और एक दूसरा हम देख रहे हैं रन फॉर बैकवर्डनेस के रूप में। तो चूंकि कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, तो रन फॉर बैकवर्डनेस पूरा उससे जुड़ा हुआ है। जिस प्रोविंस में किसी डोमिनेंट जाति का जो जनसंख्या अगर बढ़ती है, डेमोग्राफिक सिचुएशन अगर वहाँ पे वोटिंग के हिसाब से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हम देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ वो जातियां डोमिनेंट सशक्त होते हुए भी रन फॉर बैकवर्डनेस की अब एक नई धारा बनी है। उसके बाद दूसरा है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जैसे है। मैं बस दो एग्जाम्पल इसमें लूंगा कि भारत की एक बिहार की ही सासाराम से सांसद रही हैं, उनके पिता भारत में सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लगभग 33 वर्षों तक। तो जो कल्चरल कैपिटल की बात मुराली कह रहे थे, इकोनॉमिक कैपिटल और कल्चरल कैपिटल, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं थी। उसके अलावा जो भी बिहार से ही एक और सांसद हैं जिनका भी जो कुछ दिन पहले ही दिवंगत हुए हैं, उनके पुत्र हुए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो ये कॉन्सेप्ट था, जिस क्लास को लेके ऊपर लाने की बात की गई थी, तो उसी क्लास के अंदर एक क्रीमी लेयर का उभार हुआ है, और वो फिर क्रीमी लेयर इतना सख्त हो गया है कि वो फिर नीचे से नई क्रीम को ऊपर आने ही नहीं दे रहा है। तो ये इस पे बड़ा ही एक गहराई से विमर्श हमें करना होगा कि
दिस इज अ वेरी वैलिड कंसर्न। हाँ, जिस वर्ग को लेके हमने ये आइडिया लाया था, जो हमारे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने जैसे लिखा था कि बहुत शानदार बातें उन्होंने लिखी हैं, और जाति प्रथा के समाप्ति के लिए उन्होंने सबसे एक ही मंत्र सुझाया था कि इंटर कास्ट मैरिजेज, हम जितना इंटर कास्ट मैरिजेज को प्रमोट करेंगे उतना ही जाति व्यवस्था का अंत का अंतिम सिद्धांत उन्होंने इंटर कास्ट मैरिजेज को दिया था। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि वो सब चीजें अलग रूप में सामने आ रही हैं। खाप पंचायतों में क्या स्थिति है हम देख रहे हैं। तो इन चीजों पे बहुत हमें गहराई से विमर्श करना होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 2015 की टॉपर रही हैं, एससी कैटेगरी से रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एससी कैटेगरी की लड़की टॉप की, लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ एक एससी कैंडिडेट का नहीं है। अगर उनकी पृष्ठभूमि में हम जाएं तो उनके पिता क्लास 1 ऑफिसर, माँ क्लास 1 ऑफिसर, तो नहीं कल्चरल कैपिटल मिरांडा हाउस की पढ़े, सॉरी एसआरसीसी की पढ़ी हुई, दिल्ली के जो भी कोचिंग फैसिलिटीज हैं वहां से उन्होंने सुविधाएं अवेल की, महंगी से महंगी सुविधाएं, और शी डिड रैंक 1 इन यूपीएससी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि मेरे यहाँ जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि जो दूध देता था वो दादा बन गया, उसका बेटा भी उसी व्यवसाय में लगा हुआ है, उसका भी बेटा फिर आज वही, उसका जो पोता था वो भी आज मेरे यहाँ आज भी वही दूध देता है। तो ऐसे लोगों को ऊपर लाने के लिए क्या हम सिस्टम बनाएं जिससे कि एक ही मलाईदार तबका हर जगह जो उभरा हुआ है वही मलाई ले रहा है, नीचे के लोग ऊपर आके बहुत रेशियो बहुत कम हो गया है। तो इस पे सर मुझे लगता है कि इसके लिए क्या हम सुझाव कर सकते हैं। और दूसरा ये जो देखिए रन फॉर बैकवर्डनेस का हम देखिए कॉन्सेप्ट इसका बहुत तेजी से रोकने के लिए। देखिए ये इस सवाल का जवाब जो है ना, हमें पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट में मिलेगा। जो विकास की राजनीति हो रही है देश में पिछले 50-60 सालों से, 70 सालों से, वो वो कहिए कि मतलब एक तरह से कहिए सेल्फ डिपीटिंग है। आप देखिए हम्म, ये रन फॉर बैकवर्ड कहाँ से हुआ? रन फॉर बैकवर्ड जो है ना, एक सोशल टेंडेंसी नहीं है, एक पॉलिटिकल टेंडेंसी है। आप चाहते हो कि हम उस कैटेगरी में आ जाए, हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, हमको सुविधा मिलेगा। यदि हमने अपॉर्चुनिटी का विस्तार किया होता हम्म, और डाइवर्सिफाइड किया होता, ये समस्या नहीं आती। हम्म, आप एक बात समझिए कि क्यों एक एक दूध देने वाला का बच्चा आईएएस बनेगा? एक हम्म, दूध देने वाले व्यवसाय उसी का डाइवर्सिफिकेशन, एक डेयरी प्रोडक्ट का मालिक क्यों ना बने वो क्यों ना मतलब हम्म, एक एंटरप्रेन्योर बने जिससे कि वो करे। तो जो अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफिकेशन और मतलब हम्म, एक्सपेंशन है, ये काम नहीं हम्म, होता रहा। इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, जो रिजर्वेशन पॉलिसी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जब संविधान में बात लिखी गई थी कि भाई 10 साल के बाद हम खत्म किया जाएगा, तो उसको खत्म करने की बात नहीं की गई थी, उसको रिव्यू कर किया जाना चाहिए था। क्या किसी ने हम्म, रिव्यू किया? क्या किसी ने रिव्यू हम्म, किया? नहीं किया। बल्कि क्या हुआ? हम्म, लोगों ने हवा दी और जो हाफ बेक्ड मतलब मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको आनन-फानन में लागू कर दिया गया। एक समय था जब मंडल कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, उसको पूरे हम्म, देश में एक बहस के लिए कराया जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, उसको एक पॉलिटिकल उसके लिए किया जाना था। तो आप देखिए जी, वो एक समय था, ठीक है? तो तीसरी जी, चीज़ ये है कि देखिए हम मतलब ओपेक सिस्टम नहीं बना सकते। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत क्या है ना, कि हम कास्ट और उसके उसके बीच के डिफरेंसेस को और उसके बीच की इनइक्वालिटी को हम एक्सेप्ट करने में हमेशा साहस का परिचय नहीं देते रहे। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये जो एनिहिलेशन वाले चाहे अम्बेडकर ने दिया है या जो भी दिया है, ये सब यूटोपियन थे। ये यूटोपिया ऐसा इसलिए था ताकि एक ऐसी सामाजिक प्रवृत्ति को प्रमोट करना था, जिससे उनको लगा, वो भी उनकी एक हाइपोथेसिस थी। उन्होंने खुद खुद उसका एक्सपेरिमेंट थोड़े किया था या बहुत लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। ऐसा होता है कि पूरे गाँव के गाँव जो है ना इंटर कास्ट मैरिज हो जाता, तो शायद चीज़ें बदलती। अभी भी लोग हो रहा है इंटर कास्ट मैरिज, अभी भी लोग कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति की क्या स्थिति हो रही है, कोई उससे जाके पूछे। जो लड़का मान लीजिए किसी ब्राह्मण का लड़का किसी दलित की लड़की से या अपनी अपने से नीचे ही कास्ट की किसी लड़की से शादी कर रहा है, उसको किस तरह से सामाजिक रूप से उसको आइसोलेट किया जा रहा है, उसको अपने परिवार में वापस लाने में उसको कितना समय लगता है, किस तरह से उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, ये सब रियलिटी है।
तो हम जब तक इसको कास्ट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके न्यूआंसेस को हम नहीं लेंगे, तब तक हम उसे एंगेज ही नहीं हो सकते। हम तो ऊपरी लेवल पे कर रहे हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है। कास्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है और हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। किसी ने कह दिया नहीं ये तो मतलब कास्ट की मतलब ये तो गलत है, ऐसा कास्ट है ही नहीं, ये सब मामला नहीं है। चाहे मैं बोलूं, मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलूं, मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और रिजर्वेशन का मुद्दा वाकई में एक सोशल सर्कल में सोशल एटीट्यूड और सोशल मतलब फ्रेमवर्क से ही डील हो सकता है। तो ये सर मतलब हमारे क्लासरूम के तरह ही यहाँ पर भी जो है रिजर्वेशन का मुद्दा आ ही जाता है, जबकि वो वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं होता है उसके बावजूद भी, तो यहाँ पे भी आ ही गया। और इंटरेस्टिंग बातचीत हुई और मुझे लगता है हम लोगों को करते रहना चाहिए। चौबे सर, यहाँ टाइम को लेकर के हम लोग थोड़ा सा अब उसको क्रॉस कर रहे हैं 1 घंटे के लिमिट को, और आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हियर यू। तो हम आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आपको सुनते रहेंगे अलग अलग मुद्दे पर। कोई और लास्ट में कुछ पूछना या कमेंट करना चाहते हैं? अदरवाइज नहीं हम संजय, इसको सम मैं अप करें। चाहूंगा इस पे हाँ संजय कुछ बोले। संजय, जी, संजय शर्मा, संजय जी। संजय सर। अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकेंड में उनको फिर से स्पीकर का। संजय जी बोलिए, आप सर कह रहे हैं आपको बोलने के लिए। संजय शर्मा। संजय तुम तो भाई, संजय हाँ ये संजय को जी मैं जी। परिचय देता हूँ। संजय हाँ हाँ सागर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट क्या प्रोफेसर हैं। आप लोग मुझे आ रहे और हैं? हेलो जी और जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। ये टीएलसी भी टीचिंग लर्निंग सेंटर भी चला रहे हैं हेलो नेताजी का प्रोजेक्ट। हाँ संजय सुन रहे हैं? अरे वाह, जी 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 संजय जी। जी सर, मेरी आवाज आ आ रही रही है है हाँ आ आप रही है। तक? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ संजय बोलो तुम इस पे। हेलो, हाँ हाँ रही है। जी बोलो। जी बोलिए बोलिए। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हाँ हैं? हेलो, हाँ सुन रहे बिल्कुल हैं सुन सुन पा रहे रहे हैं। हैं, यस यस। अच्छा, इसका मतलब हेलो। हम सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं एकदम क्लियर। अगर कोई आप में से कोई कंफर्म कर दे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी बात कह हाँ पाऊंगा। संजय सर, हम लोग आपको सुन पा रहे हैं। क्या आप हम लोग को सुन पा रहे हैं? ओके, या थैंक यू। दरअसल मुझे दो बात बोलनी थी यहाँ पर। एक तो ये कि मालती मैम ने एक बात रखी। मैं हो सकता है मैम कि पूरी आपको समय नहीं मिल पाया या पूरी बात नहीं रख पाए आप। एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे एक शहरी मानसिकता ये है या जाति को लेकर एक जो बात है वो ये बातचीत ये है कि थोड़ा बहुत साफ सफाई का ध्यान रखकर या साफ सफाई पर रहने पर या पूरी आई कि हम ये थिंक मान कर चलते हैं कि कुछ लोग साफ नहीं रहते होंगे। या जाति के अंदर एक ये जो बड़ा सवाल है वो साफ सफाई से लेकर जुड़ा भी है। खैर ये मेरा सवाल नहीं था, ये तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। मेरा सवाल ये है कि विद्यालय और विद्यालय के बक्स राज्य की संस्था यानी स्टेट एज इंस्टीट्यूशन और स्कूल एज इंस्टीट्यूशन दोनों के बीच ही एक अगर मान लीजिए कोई अंतर्द्वंद की स्थिति हो, दोनों ही कोई कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड पॉइंट पर खड़े हों, जैसे कि एक तरफ हमारा विद्यालय जाति को या जाति के पूर्वाग्रहों को मिनिमाइज करने की बात करता है और हम एक टीचर से ये उम्मीद करते हैं, और उसी के बरक्स जो राज्य की सत्ता व्यवस्थाएं हैं, खास तौर पे अगर मान लीजिए स्टेट है, अगर स्टेट ऐसे कोई काम करे जिससे कास्ट और मजबूत होती हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अभी उन्होंने लोकसभा में अभी 27% आरक्षण वाला बिल पास किया या और भी वॉट या कोई और भी तमाम तरह की चीजें जो कास्ट को और स्ट्रॉन्ग करती हो, कास्ट की आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हो। तो इन हालातों में विद्यालय की स्थिति कैसी होगी और टीचर इनके बीच में क्या काम करे? तो चूंकि आज का टॉपिक बहुत मुझे वैसा लगा जिसमें क्या कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो एज ए टीचर हम लोगों की क्या जिम्मेदारी होगी कि विद्यालय के बाहर जाति का एक अलग प्रारूप है और विद्यालय के अंदर आते ही वो जाति मिनिमाइज नहीं हो सकती, तो टीचर उसको कैसे एड्रेस करे? जी अजय सर, अगर आप इस पे कमेंट अच्छा करना चाहें। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। संजय इसका एक ही उपाय है, टीचर एज ए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। टीचर देखिए, एक टीचर केवल अपनी क्लासरूम के बच्चों का टीचर नहीं है। टीचर एक समय का शिक्षक है, एक समाज का शिक्षक है, इंक्लूडिंग स्टेट का शिक्षक है।
और टीचर कैसे करेगा? इस तरह की जो सत्संग हो रही है इसके द्वारा कुछ लिख के लोगों को, लोग डिबेट करके, डिस्कशन करके, तैयार करके लोगों को, है ना? तो ये जी। कर सकता है ना? और एक एक मतलब इस तरह से ही कर सकता है और दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लोगों को कंसर्टाइजेशन को जगा के कर सकता है, लोगों की अंतरात्मा को कर सकता है ना? और ऐसे जनरेशन पैदा करके कर सकता है जो सही अर्थों में सवाल पूछे, और वो सवाल राइट। मतलब आइडियोलॉजिकल सवाल ना हो, वो सवाल उसके अपने अस्तित्व से निकलते हो या अपने उसके साथी के अस्तित्व से निकलते हो। वो अस्तित्व मूलक सवाल हो, वो आइडियोलॉजिकल सवाल नहीं हो। दिक्कत क्या है कि हमें सारे हमारे कंसर्न भी आइडियोलॉजिकल है। हमें जरूरत नहीं है रिजर्वेशन के अगेंस्ट जाने की, लेकिन फिर भी कास्ट की बात आती है तो दूसरा क्यों ले रहा है भाई, है ना? यानी हमको अपने, है ना, मतलब ये कंसर्न भी हमारा नहीं है। हमारे हो सकता है कि हम मेहनत करके, अच्छा हम ये मान रहे हैं, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मेरे गांव का एक दलित जो इंजीनियर बन गया है वो कल्चरल कैपिटल में मैं उससे पीछे हूँ, मान ही नहीं सकता। और जो सोशल कैपिटल है, मेरे जो चाचा ताऊ या जो मेरे रिश्तेदार जितने बड़े पोस्ट पे हैं, जिनके उनके पास जितनी लिगेसी है, कल्चरल लिगेसी है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कितने बड़े पर चला जाए। उसके पास क्या हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो एक ओहदे पे पहुंच गया, और इकोनॉमिक कैपिटल है ना? जी जी जी। और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक कैपिटल हमेशा कल्चरल कैपिटल के समानांतर खड़ा नहीं होगा। आप खरीद सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल इज नॉट इक्वल टू कल्चरल कैपिटल। It takes hundreds and hundreds of years to convert into हाँ, cultural capital. तो इसको हमें समझना होगा। अच्छा, उससे भी बियॉन्ड जाओ ना, सिंबॉलिक कैपिटल। आपके पास सिंबॉलिक कैपिटल है, सबसे बड़ी बात ये है। जो आप देखोगे, इसको बॉर्दियो कहता था सिंबॉलिक वायलेंस, है ना? कि किस तरह से सिंबॉलिक वायलेंस हमारे यहाँ दलित के साथ हो रहा है, हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रही है। अब वीमेन को ही देख लो ना, लोग तो कह रहे हैं कि वीमेन नौकरी करने लगी, लेकिन किस तरह से साइकोलॉजिकल लॉबिंग हो रही है, किस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है वीमेन का, किस तरह से इनका सबऑर्डिनेशन, इनको हेजमोनाइज किया जा रहा है, किस तरह से रिप्रोड्यूस हो रहा है। आप देखिए इस चीज को, है ना? हम कहते हैं कि हमारी वर्किंग वीमेन जो है, आप तो बढ़िया बढ़िया पोजीशन पे ले रहा हो, लेकिन क्या पैट्रियार्की के स्ट्रक्चर से हमने उनको आजाद किया? वो घर में खाना बनाना पड़ता है, परिवार की चिंता करनी पड़ रही है ना? उनके प्रोफेशन को भी हमारे यहाँ, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे फीमेल टीचर हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे फीमेल टीचर को आप देखिए कि क्या होता है कि लोग प्रोफेशन को भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मतलब घर में 2 लोग हैं, एक प्राइवेट फॉर्म में नौकरी करते हैं या कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में करते हैं, और फीमेल टीचर, पता है जनरली छुट्टी लेने की बात किसको आती है? आप छुट्टी ले लो, है ना? और टीचिंग में भी होता है, आप ले लो, आप तो ले लोगे। अरे भाई, जो तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से, मतलब उसके माध्यम के द्वारा किस तरह से एक प्रोफेशन का भी मतलब किस तरह से डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो उसी तरह से जिसमें उस तरह के कास्ट लोग जा रहे हैं, और तो राजनीति से भी अपने आप को देखिए, फॉरवर्ड कम्युनिटी ने एक तरह से, मैं देख रहा हूँ बिहार में खास करके टेंडेंसी हुई है, यूपी में भी हुई है, कि उन लोगों ने राजनीति से ही संन्यास लेना छोड़ दिया है। क्यों कहते हैं फलाने कास्ट के लोग जा रहे हैं जी। तो ये हमें फिनोलॉजी ऑफ संजय, फिनोलॉजी ऑफ कास्ट पे ध्यान देना होगा, कि जो कास्ट जिस तरह से दैनिक जीवन में रीइन्वेंट हो रहा है आम लोगों के बीच, इसको और ये कैसे पता लगेगा? इसका कसौटी होगा एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, नॉट द आइडियोलॉजिकल रियलिटी, विच इज गाइडेड मोर ऑफ यूटोपिया एंड मतलब कहते हैं अनकंटेक्चुअलाइज मोरालिटी। जी जी जी। तो ठीक है सर, आई मीन हम समय का और सभी साथियों का थोड़ा वो रखेंगे कि इन्होंने करीब 1 सवा घंटा निकाला है, और आपसे तो लगातार ही सुनते ही रहने का मन करता है। हम आपको किसी सबको और भी एपिसोड में फिर से, हाँ हाँ हाँ, हाँ, थैंक यू मेरी तरफ से मुरारी भाई, आपको भी और सभी साथियों को भी। आप सबने जी इतना समय दिया और मुझे बोलने का बहुत बहुत मौका दिया, बोलने का बहुत बहुत मौका दिया। शुक्रिया थैंक यू, सर। इट वाज सच थैंक अ यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर टू हैव थैंक यू यू वेरी मच। विथ अस। और टीचर के साथ आप इतना एक तरीके से हमेशा तैयार ही रहते हैं कि चलो हाँ, बात टीचर से बात करने की है तो मैं आ जाऊंगा, तो लाइक वी मैं तो कहता ऑलवेज भी लुक हूँ, फॉरवर्ड टू नहीं, लर्न फ्रॉम यू। मैं जी, कहता हूँ सेव द टीचर एंड सेव द गवर्नमेंट स्कूल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सेव द टीचर एंड सेव द गवर्नमेंट। जब तक आप टीचर को नहीं बचाओगे, गवर्नमेंट स्कूल को नहीं बचा सकते। जो लोग ऐसा प्रयास जी करते हैं
जी बिना गवर्नमेंट स्कूल टीचर को बचाए हुए हाँ वो गवर्नमेंट स्कूल को नहीं बचा सकते। ठीक है एब्सोल्युटली, इससे विकास, शानदार बहुत बढ़िया मैसेज। विकास सर। लास्ट में मैं हाँ एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक मिनट का एक्सपीरियंस है कि मैंने 2017 में जब मेरी डायरेक्टरेट में ज्वाइनिंग हुई तो ढाका स्कूल में हुई, और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे अब तक का बड़ा फॉर्चून है कि मैंने वर्दी हमारे HOS अजय चौबे सर के नेतृत्व में स्कूल में ज्वाइन किया था। और इस सरकारी स्कूलों के बारे में मेरी एक जो छवि मन में थी, ऐसे प्रिंसिपल से इंटरेक्शन के बाद, जिस तरह से स्कूल में कॉलेक्टियम होता था, बहुत सारी पेडागोजिकल रिसोर्सेज होते थे, उसने पूरी तरीके से मेरे माइंडसेट को चेंज किया। और मैंने देखा कि एक प्रिंसिपल के रूप में प्रिंसिपल नहीं है, एक एकेडमिक और पेडागॉग लीडर है। और बहुत सारी एब्सोल्युटली इनोवेशन जो ढाका स्कूल में हुए, फिर मैंने पूरी दिल्ली में उसको लागू होते देखा। और फिर चौबे सर से ऐसा कनेक्ट स्टैब्लिश हुआ कि फिर जो हम LIC में कनेक्ट की बात करते हैं, चौबे सर ने बहुत पर्सनल केयर, पेडागोजिकल केयर, हर रूप में केयर करके पूरे स्टाफ के साथ जो कनेक्ट स्टैब्लिश किया कि आज भी हम RPVV हरिनगर जाते हैं और वहाँ पे जो इनोवेशंस इन्होंने किए हैं, मतलब वो एक प्रयोगशाला है शिक्षा की। आप सभी मेरी तरफ से भी इनवाइटेड हैं मेरे स्कूल में, RPVV हरिनगर में, क्योंकि मेरे सर का तो मेरा भी स्कूल है, उसमें आके हम देख सकते हैं। तो थैंक यू सो जी मच सर, आपसे सीखने को बहुत कुछ अरे मिलता थैंक यू है। भाई, तुम हमारे भाई हो भाई तुम, ठीक है, थैंक यू। तभी आप लोग तो ब्रदर्स हो, ठीक है, थैंक जी यू। जी जी थैंक यू एवरीवन। और इस तभी एक ही टॉपिक पे फैमिली का मेंबर। हाँ, जी थैंक यू। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट इतना बड़ा टॉपिक है कि डिपार्टमेंट में इसके लिए अलग से सेंटर्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, और हम लोगों को इसे 1 घंटे में ही इस पे बातचीत करनी थी। तो डेफिनेटली हम इसके बहुत सारे पहलुओं को नहीं छू सकते हैं इस छोटी सी बातचीत में, लेकिन ये बस एक तरीके से मकसद है कि और सवालों को जगाए, आपके अंदर और सवाल जागे, और इसको उसको लेकर के और चर्चा हो। अगर हम वो करने में सफल हो पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातचीत सफल होती है फिर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अजय सर आपका खास करके बहुत बहुत शुक्रिया हम सबके साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक आज यू हम भाई, इसको अब यहीं खत्म करते हैं। ठीक है सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। ओके। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. थैंक यू भाई।